हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग केन्स की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। बेसिकली केन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है और इसके अंदर हम प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड को डिस्कस करेंगे। जानेंगे कि इफेक्टिव डिमांड क्या होती है और कैसे डिटरमिन की जाती है और किस तरह से इफेक्टिव डिमांड एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को डिटरमिन करती है। ठीक है, थोड़ा पीछे जाइए। हमने जहाँ देखा था कि ग्रेट डिप्रेशन जब आया था 1930s के अंदर, उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया था, नेशनल इनकम बहुत कम हो गई थी, प्राइसेस बहुत घट गए थे, यानी कि कुल मिला के जो फर्म्स थी वो फेल होती चली जा रही थी। ठीक है, तो उस वक्त हमने ये मानकर चला, हमसे मेरा मुराद इकोनॉमिक्स ने, कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं बेसिकली वो फेल रहे हैं अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए। और मैं बस यही बताता चलूँ कि यहाँ पर क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने सप्लाई पर ध्यान दिया था, इन्होंने सप्लाई पर एम्फेसाइज किया था। कहते थे सप्लाई अगर बढ़ेगी तो डेवलपमेंट होगा, लेकिन फेल हो गए। फिर केन्स आए, केन्स का दौर आया, यानी केन्स का एक रेवोल्यूशन कहा जाता है कि आया है, जहाँ पर केन्स ने कहा कि नहीं, हम जो है वो डिमांड ओरिएंटेड थ्योरी पर बात करेंगे, हम लोग डिमांड पर एम्फेसिस करेंगे। डिमांड अगर होगी, लोगों को अगर डिमांड होगी कि साहब मुझे ये खरीदना है, तो सप्लाई तो अपने आप बढ़ जाएगी। सप्लाई पे एम्फेसिस करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। सप्लाई पे अगर एम्फेसिस कर रहे हैं तो डिमांड कहाँ से लाएंगे? उनका अपना एक कंसेप्ट था। उन्होंने कहा था कि अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो जो सप्लाई अगर आप बढ़ा रहे हैं तो जो आदमी प्रोडक्शन कर रहा है उसको पेमेंट भी मिलेगी, वो उससे उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। लेकिन आदमी की जितनी इनकम बढ़ती है सारी तो वो खर्च कर नहीं लेता, इसलिए वहाँ पर क्लासिकल इकोनॉमिक्स फेल हो गए थे। केन्स ने कहा कि डिमांड पर दौड़ दीजिए, अगर डिमांड होगी तो सप्लाई तो अपने आप बढ़ जाएगी। तो इसलिए केन्स की थ्योरी में कहा गया कि जो एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट को डिटरमिन करता है वो डिमांड है, यानी डिमांड साइड ऑफ द मॉडल को एम्फेसिस किया गया है। और अब आप देखिए इस वक्त जितनी भी हमारी एडवांस इकोनॉमीज हैं उनकी नेशनल इनकम या एम्प्लॉयमेंट किस पर डिपेंड होते हैं? हमारी इफेक्टिव डिमांड के ऊपर। यानी अगर इफेक्टिव डिमांड ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट है, और अगर इफेक्टिव डिमांड डिफिशिएंट है, कम है, तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा वहां पर। ठीक है, अब ये मान के चलिए, अगर हम एक बात करें, अब हम जाहिर है हम अब जानेंगे इफेक्टिव डिमांड हम कैसे निकालेंगे। आप एक फर्म चला रहे हैं और उसमें अब आपसे कहा जा रहा है कि साहब एक आदमी रखते जाइए। आपने कहा कि हर आदमी जो मुझे आ रहा है मुझे कॉस्ट से मेरा मुराद है जो वेज है वो मुझे 10 रुपीज़ देनी पड़ रही है हर एक को। और पहला आदमी जो था उसने मान लीजिए आपको जो प्रोडक्शन दिया वो समझ लीजिए कि आपने 15 रुपीज़ का दिया उसने। ठीक है, दूसरा आदमी आया, उसका भी 10 था, उसने मान लीजिए आपको 13 दिया। तीसरा आदमी आया, उसकी भी कॉस्ट 10 थी, वेज तो आपकी सेम ही चल रही है, उसने आपको मान लीजिए 11 दिया, और जो कुछ भी दिया। अब एक और आएगा जिसने आपको 10 दिया। ठीक है, यहां पर आपने एम्प्लॉय किया, आपको प्रोडक्शन ज्यादा मिल रहा था, आप नीचे आए, वहां भी आपको लग रहा है कि प्रोडक्शन तो अब भी ज्यादा मिल रहा है, मुझे एक और को एम्प्लॉय कर लूं। यहां आप आ गए तो इसका मतलब अब भी ज्यादा है। यहां तक भी ठीक है कि जितना अगर मुझे मिल रहा है उतना ही मैं लेता चला जाऊंगा, लेकिन अगर आप इससे नीचे जाएंगे तो कॉस्ट 10 आ रही है, वो प्रोडक्शन जो ऐड कर रहा है आपके रेवेन्यू में वो 9 ऐड कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब अब आपको लॉस है, तो आप कहां, आप यहीं पर रुक जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि जितनी भी हमारी फर्म्स हैं वो अपने एम्प्लॉयमेंट को कहां पर डिपेंड करती हैं? जहां पर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने लगेगा। अब तक हमारा टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा था, यहां तक हमारा टोटल रेवेन्यू बढ़ता जा रहा था। जाहिर है मार्जिनल रेवेन्यू कम हो रहा है, एडिशनल लेबर कम देती जा रही है, लेकिन टोटल तो बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम इसको अब टोटल में ऐड करना शुरू करेंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू कम होने लगेगा। इसलिए इससे पहले ही हमें कोई भी जगह चूज करनी होगी। ठीक है, आगे बढ़िए, क्योंकि ये थ्योरी हमारी शॉर्ट रन में काम करती है। जो इसका केन्स की थ्योरी है, इसको हम शॉर्ट रन में स्टडी करते हैं। शॉर्ट रन का मतलब ये है कि यहाँ पर पॉपुलेशन, लेबर फोर्स, टेक्नोलॉजी वगैरह में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी जो हमारा सिस्टम काम करेगा वो हमारा डिमांड पर ही काम करेगा। जाहिर है डिमांड को अगर हम अकेली डिमांड को तो पढ़ नहीं सकते हैं, तो कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हमें पूरा मॉडल इस्तेमाल करना होगा। यानी अब हम यहाँ पर दो चीज़ों का यूज करेंगे अपने मॉडल के अंदर, एग्रीगेट डिमांड प्राइस और एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। ठीक है, ये दो चीजें हम इस मॉडल के अंदर लेंगे, और एग्रीगेट डिमांड प्राइस और देखिए मॉडल वही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, उसमें हमारी डिमांड और सप्लाई इस तरह चलती थी। इस मॉडल में क्योंकि हम एग्रीगेट की बात कर रहे हैं और पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं, तो हमारे दोनों कोई यूं करके लेकिन अपवर्ड स्लोपिंग ही होंगे। कैसे होंगे मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी भी इकोनॉमी के अंदर अगर आपने, शॉर्ट रन की बात मैं कर रहा हूं, के अंदर अगर आपको इनकम, नेशनल इनकम या एम्प्लॉयमेंट को डिटरमिन करना है तो इस मॉडल के हिसाब से ही हम करते हैं। पिछली कितनी वीडियो में हम ये बात पढ़ चुके हैं। तो यहां पर अब हम एग्रीगेट डिमांड फंक्शन या कर्व कहिए, या एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन या एग्रीगेट सप्लाई कर्व कहिए, उसको स्टडी करेंगे और फाइनली लास्ट में इन दोनों के इंटरेक्शन से हम एम्प्लॉयमेंट लेवल को डिटरमिन करेंगे या इक्विलिब्रियम को लाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें डिमांड को पढ़ना हो, सप्लाई को पढ़ना, किसी को भी पढ़ लें, पहले सप्लाई को पढ़ते हैं फिर हम डिमांड को पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, फिर एग्रीगेट डिमांड फंक्शन पढ़ेंगे और फिर इक्विलिब्रियम देखेंगे। देखिए, हम क्या मानते हैं, अगर हम एडिशनल रेवेन्यू को जनरेट करना चाह रहे हैं तो हम और एम्प्लॉइज को ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन हम कब तक करेंगे, जब तक हमारी एडिशनल एम्प्लॉइज की कॉस्ट जो होगी वो लेस देन होनी चाहिए हमारी रेवेन्यू से। जो मैंने यहां पर 1 2 3 लिख के 10 पर मैंने जाकर किया था, यानी हमारी कॉस्ट जब तक कम रहेगी और रेवेन्यू ज्यादा रहेगा तब तक वर्थ है, आप ऐड करते चले जाइए, ठीक है। लेकिन जहां पर आप नीचे जाएंगे, जहां पर आप नीचे गए तो आपको लगेगा कि अब मैं एडिशनल एक वर्कर को और रख रहा हूं, लेकिन वो मुझे जितनी कॉस्ट, जितनी वेज मुझे उसे देनी पड़ रही है उससे कम मुझे कमा कर दे रहा है, तो फिर आपको लॉस है, आप वहां रुक जाएंगे। या तो आप वहां पर प्रोडक्शन को उसी जगह रोकेंगे, प्रोडक्शन कम कर देंगे, प्रोडक्शन बंद कर देंगे, या एम्प्लॉयमेंट रोक देंगे वहां पर, ठीक है। तो यानी इसकी बात कर रहा हूं मैं, जब एक गिवन एम्प्लॉयमेंट लेवल आपको दिया हुआ है, ठीक है। प्राइस की बात करें, जैसे हम कह रहे थे एग्रीगेट डिमांड प्राइस, तो क्या है एग्रीगेट सप्लाई प्राइस या एग्रीगेट डिमांड प्राइस। हम सप्लाई कर रहे हैं तो एग्रीगेट सप्लाई प्राइस क्या है, वो एक मिनिमम प्राइस है, मिनिमम प्राइस जो कि सारे प्रोड्यूसर्स को, एग्रीगेट प्रोड्यूसर्स को अपने प्रोडक्शन को चालू करने के लिए चाहिए। यानी जैसे मैंने कहा कि एक 10 और 10 आया था यहां पर, कम से कम उतना तो उनको मिले कि जितना मैं दे रहा हूं, जितना मैं लगा रहा हूं उतना मुझे वापस मिल रहा है, मैं अपना प्रोडक्शन को चलाता रहूंगा। तो एग्रीगेट सप्लाई प्राइस क्या है, मिनिमम प्राइस नेसेसरी फॉर ऑल प्रोड्यूसर टू कैरी ऑन प्रोडक्शन, ठीक है। और जैसे ही आप मान लीजिएगा मिनिमम प्राइस से नीचे की तरफ जाएंगे तो जाहिर है आपकी कॉस्ट ही कवर नहीं हो रही, प्रोड्यूसर काम नहीं करेगा। दूसरे वर्ड में हम इसको कह सकते हैं, एक और डेफिनेशन हम लें कि एग्रीगेट सप्लाई प्राइस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन incurred by employing a certain given number of laborers। जो हमारी सप्लाई प्राइस है, एग्रीगेट सप्लाई प्राइस है, वो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। कौन सी प्रोडक्शन, जो हम एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को लेकर चल रहे हैं, इतनी लेबर हमारे पास काम कर रही है और इतना हम पेमेंट कर रहे हैं, ये हमें कम करना ही है। मगर इससे अगर ज्यादा हमें पेमेंट करना पड़ा तो हमें लॉस है, ठीक है। अब एग्रीगेट डिमांड फंक्शन की, एग्रीगेट सप्लाई, सॉरी मेरे मुंह से बार बार डिमांड निकल जाता है, हम जैसे सप्लाई की बात कर रहे हैं, शायद मैं रिपीट कर रहा हूं यहाँ के, सप्लाई करने का भी शायद निकल भी जाता हो गलती से, तो उसको माइंड मत कीजिएगा, सप्लाई की बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन जो है, या आप एग्रीगेट सप्लाई कर्व अगर कहें, तो वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड एंड एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड, कितने वर्कर हमने एम्प्लॉय किए हुए हैं और उनकी सप्लाई प्राइस क्या क्या है। और जो हमारा कर्व है, ये मानिए कि वो अल्टीमेटली डिपेंड करता है हमारी टेक्नोलॉजिकल कंडीशन पर, यानी टेक्निकल कंडीशंस ऑफ द प्रोडक्शन, यानी फिजिकल कहिए उसको, फिजिकल और टेक्निकल कंडीशन पर डिपेंड करता है। अच्छा, क्योंकि हम शॉर्ट रन में बात कर रहे हैं, तो शॉर्ट रन के अंदर ना हम फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, ना हम टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब जो हमें अपना प्रोडक्शन करना है वो सोलली डिपेंड करेगा हमारे एम्प्लॉयमेंट पर।
हमारे एम्प्लॉयमेंट पर। अब जब सिर्फ वो एम्प्लॉयमेंट पर कर रहा है डिपेंड, तो एम्प्लॉयमेंट जब आप बढ़ाते चले जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट जब आप बढ़ाते चले जाते हैं तो क्या होता है, आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। यानी आपको लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेगा, पहले लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है, और उसके बाद आपको लॉ ऑफ शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का फर्क है, डिमिनिशिंग रिटर्न मिलेगा या कांस्टेंट रिटर्न। डिमिनिशिंग रिटर्न या कांस्टेंट रिटर्न, ठीक है, ये मिलेंगे आपको। तो जाहिर है फिर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो लेबर के साथ, सॉरी, जब हम लेबर को बढ़ा रहे हैं तो हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। तो हम कब तक बढ़ाते रहेंगे, कब तक और एम्प्लॉयज को हम एम्प्लॉय करते रहेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर वही बात कि जब तक हमारा मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा रहेगा हमारी मार्जिनल कॉस्ट से, और जब एक वक्त वो आएगा कि हमारा ये ऊपर ज्यादा है मार्जिनल रेवेन्यू, तो हम उसको बढ़ाते चले जाएंगे और उससे क्या होगा, हमारा कर्व ऊपर की तरफ चलता चला जाएगा। ठीक है, मैं फिगर बनाऊं, फिगर से आपको बताता हूं। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कर्व की, यहां पर हम ये कह रहे हैं कि हम उस वक्त तक काम करेंगे जब तक हमारा मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा रहेगा। ठीक है, यही चीज, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि जब तक रेवेन्यू ज्यादा होगा जब तक करेंगे, तो यानी रेवेन्यू बढ़ते हुए को हम देखेंगे ऊपर। ठीक है, जो हमारा प्राइस है, सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई प्राइस, वो जब तक बढ़ता रहेगा एम्प्लॉय करते रहेंगे। यानी हम इसको इस तरह से लेकर आएंगे। ये हमारा बेसिकली एग्रीगेट सप्लाई होगी, एग्रीगेट सप्लाई हमारी ये होगी। ठीक है, देखिए यहां पर हम ये अपना एग्रीगेट सप्लाई कब हमने बनाया, ये किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, हम बार बार कह रहे हैं टेक्निकल कंडीशन पर। यानी कि हम ही कहकर चल रहे हैं कि अगर टेक्निकल कंडीशन इस तरह की हैं कि हमारी कॉस्ट नहीं बढ़ रही, यानी हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से वो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, हमारी कॉस्ट नहीं बढ़ रही, तो उस केस में जो हमारा कर्व है वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, उस केस में हमारा कर्व स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। लेकिन अगर कॉस्ट भी बढ़ रही है, यानी हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो कॉस्ट भी बढ़ रही है, उसमें हमारा कर्व एक्सटेंड करेगा। ये हमारा एम्प्लॉयमेंट हो गया, नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, और ये हमारी रिसीट्स हो गई, जो हमारी सप्लाई प्राइस है हमारी। ठीक है, और डिमांड प्राइस भी होगी क्योंकि ये रिसीट्स है हमारी। तो ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई निकल कर आ गई। ठीक है, यहां पर अब एक और ट्विस्ट है कि केन्स का कहने, ये जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है वो बेसिकली कांस्टेंट है, क्योंकि हमें डिमांड पर एम्फेसाइज करना है। हमारी ये कांस्टेंट है क्योंकि हमें डिमांड के ऊपर एम्फेसाइज करना है, यानी डिमांड साइड हमें देखनी है। और कर्व को देखिए, कर्व क्या है हमारा, ये जीरो से बिल्कुल जा रहा है निकल के, ऐसा नहीं ये ऊपर से है, हमारा कर्व जीरो से निकलकर जा रहा है। और ओरिजिन से जाने की वजह से आप देखिए कि शुरू में जो हमारी रिसीट है, जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई प्राइस है, वो स्लो बढ़ रही है और उसके बाद ये तेजी से यानी रैपिडली बढ़नी शुरू होगी। यानी इनिशियली स्लो है और बाद में ज्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न काम करता है, डिमिनिशिंग रिटर्न काम करता है। और अब जब हम ये कह रहे हैं कि सप्लाई चलती जा रही है, सप्लाई जा रही है, और हम एक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर पहुंच गए, तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर पहुंचने के बाद जाहिर है अब एम्प्लॉयमेंट कोई है ही नहीं जिसको एम्प्लॉय किया जाए, हमारे पास कोई पर्सन है ही नहीं, जो सब एम्प्लॉयड है। तो हम क्या करेंगे, अगर अब हम प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, हमारी ये सप्लाई तो सेम ही रहेगी ना, आदमी नहीं है जिससे हम सप्लाई बढ़ा सके, तो ये स्ट्रेट लाइन फिर आगे हो जाएगी। ठीक है, यानी अब प्रोडक्शन के बढ़ाने से आपके एम्प्लॉयमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
और ये जो हमारा एक यहाँ पर एक ये है, ये पॉइंट ये समझ लीजिए, इसको ले लीजिए, एक एन ले लीजिए, ये जो ओ एन है हमारा, ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एफ बना दीजिए इसको, ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की। चलिए दोबारा लिख लेते हैं, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन का ये आप उसको कर्व कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन की बात करते हैं। क्या चीज है ये दरअसल हम तो केन्स के मॉडल में एम्फेसाइज ही डिमांड फंक्शन पे कर रहे हैं, डिमांड की तरफ कर रहे हैं, डिमांड साइड पे कर रहे हैं। तो इस मॉडल के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट या नेशनल इनकम को डिटरमिन करने के लिए एग्रीगेट डिमांड फंक्शन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, एक बड़ी जगह रखता है, एक बड़ी प्लेस रखता है अपने आप में। ठीक है, ये दिखाता क्या है, बेसिकली ये कहता है कि हर एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर, एक एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, बढ़ गया घट गया, पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट लेवल है, हर एम्प्लॉयमेंट लेवल के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ ऑल प्रोड्यूसर्स एक्सपेक्ट टू रिसीव, यानी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट जब है इकोनॉमी के अंदर, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट पे सारे के सारे सप्लायर प्रोड्यूसर्स मिलकर कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रियल एक्सपेक्टेशन कि हमें इतना मिल जाएगा, वो हमारा एग्रीगेट डिमांड फंक्शन होता है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड प्राइस, इसी से एग्रीगेट डिमांड प्राइस को हमने ड्राइव किया है। ये क्या है डिमांड प्राइस? लेवल ऑफ प्राइस एट विच गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्चुअली सोल्ड। हाँ, तो हम बना के चलते हैं कि सब इतना डिमांड है, इतनी ये है, नहीं, इसके अंदर हम, क्योंकि हमें यहां पर इफेक्टिव डिमांड निकालनी है, तो यहां हम ये कह के चलते हैं कि जो एक्चुअली में बिकने वाला है, यानी एग्रीगेट कहिए या एवरेज कहिए, जो एक्चुअली गुड एंड सर्विसेज बिकेंगी, जो प्रोड्यूसर को एक्चुअली मिलेगा, एक्चुअली वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें इतना पैसा मिलेगा, वो हमारा एग्रीगेट डिमांड प्राइस कहलाता है। यानी बेसिकली व्हाट एक्चुअली द इकोनॉमी और आई रिसीव्स आफ्टर सेलिंग दीज प्रोडक्ट्स, इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट प्रोडक्ट को सेल करने से एक्चुअली मुझे कितना मिलेगा, वो मेरी डिमांड प्राइस कहलाएगा। ठीक है, डेफिनेशन के लिए आप लिख सकते हैं कि दिस इज द प्राइस विच द कंज्यूमर एंड कंज्यूमर्स आर प्रिपेयर्ड टू पे फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इस एग्रीगेट डिमांड के बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं, इस एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, 4 कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। क्या होता है, आप लिखूंगा तो आपको सब याद आ जाएगा। हम जो इनकम की हम पूरी एक डेफिनेशन लिखते हैं नेशनल इनकम की, कि पहले तो कंज्यूमर डिमांड है, कंज्यूमर डिमांड, ठीक है। दूसरी क्या है हमारी, इन्वेस्टमेंट डिमांड है, इन्वेस्टमेंट डिमांड। तीसरी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और चौथी अब आपको खुद ही याद आ गई होगी, नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट, या आप इसको ले लीजिए एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, ये 4 बेसिकली कंपोनेंट्स हैं हमारी डिमांड के। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि ये जो 2 कंपोनेंट्स हैं, इसको हम कंसीडर नहीं करके चलते हैं अभी इधर इस थ्योरी के अंदर। यहां पर इस थ्योरी में इसको कंसीडर नहीं किया जाता। यहां इस थ्योरी में जो हम बात करते हैं वो सिर्फ कंज्यूमर डिमांड या इन्वेस्टमेंट डिमांड की बात करते हैं। कंजम्पशन डिमांड की बात करिए। कंजम्पशन डिमांड क्या है, ये वो डिमांड है जो डिपेंड करती है हमारी डिस्पोजेबल इनकम पर और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या आती है कि हम हमारी इनकम में से कितना पोर्शन हम कंज्यूम कर लेते हैं, सेव भी करते हैं ना, तो जितना पोर्शन हम कंज्यूम कर लेते हैं अपनी डिस्पोजेबल इनकम में से, वो हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है और हमारी डिमांड उसी पर डिपेंड करती है। अच्छा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किस पे डिपेंड करेगी भाई? देखिए, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सिंपली अगर हम बहुत लेमैन वर्ड्स में बात करें, जितनी मेरी जरूरत होगी, जिस तरह मैं अपना सोसाइटी में दिखाना चाह रहा हूं, उतनी मेरी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होगी, यानी विलिंगनेस टू सेव।
अगर मैं बहुत ज़्यादा सेव करना चाहता हूं तो जाहिर है फिर मैं खर्च कम करूंगा, ठीक है। या आप ये कहिए कि आप अपनी ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है, तो आप उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मैच करने के लिए ज़्यादा खर्च करेंगे। प्राइस लेवल भी इफेक्ट करता है, भाई प्राइस लेवल बहुत है तो आप ज़्यादा खर्चा करेंगे, प्राइस लेवल कम है तो आप कम करेंगे। टैक्सेशन पॉलिसीज हैं, अगर आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को तो खर्चा ज़्यादा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो फिर आप ज़्यादा सेव करेंगे, खर्च कम करेंगे, ठीक है। ये जितने फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे फैक्टर्स अगर एग्रीगेट डिमांड पर चेंज लाते हैं तो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाता है, उस पर नहीं रहता, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम का यह है कि अगर डिस्पोजेबल इनकम हमारी ज्यादा है तो हमारा कंजम्पशन भी ज्यादा होगा, हमारी कंजम्पशन डिमांड भी ज्यादा होगी। सिंपल है, अगर डिस्पोजेबल इनकम मेरे पास, डिस्पोजेबल इनकम समझ रहे हैं, जो हमारी जो नेशनल इनकम होती है उसमें से हम एक्सपेंडिचर निकाल दें, टैक्स निकाल दें और सब निकाल के जो हमें अपने खर्चे के लिए पैसा बचता है वो डिस्पोजेबल इनकम कहलाती है। तो ये बेसिकली वही इनकम है जो हमें अपने कामों पर खर्च करनी है। तो पूरी कंट्री की जो डिस्पोजेबल इनकम होती है अगर वो बढ़ जाती है तो जाहिर है कंजम्पशन डिमांड भी बढ़ जाती है। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट क्या है, ये डिपेंड करता है एक तरफ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से और दूसरी तरफ मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन ए पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। हमने कुछ जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो हमने कॉस्ट बढ़ाई, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, उस पर हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, वो हमारी मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहलाती है, ठीक है। अब यहां क्या दो चीजें हुई, रेट ऑफ इंटरेस्ट और मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अब ये आप मानकर चलिए कि अगर कोई चेंजेस आते हैं डिमांड के अंदर तो वहां पर कौन सी चीज ज्यादा चेंज हो सकती है, कौन सी कम चेंज हो इफेक्ट करती है। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा स्टिकी होता है, जल्दी चेंज नहीं आता है, थोड़ा टाइम लेता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं आता। लेकिन आदमी वहां जो घर में बैठा हुआ है उसने जिस तरीके से हालात देखे, वो मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल उसकी इमीडिएटली चेंज हो जाएगी। तो यानी हम ये कह के चलें कि साहब जो इंटरेस्ट रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो स्टिकी होता है। इसका मतलब जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो टोटल डिपेंड करता है शॉर्ट पीरियड के अंदर मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। यानी हमारा इन्वेस्टमेंट टोटल डिपेंड करता है कि हमें कितना रिटर्न मिलेगा। अगर हमें रिटर्न ज्यादा मिलेगा, हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, और हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट कम मिलेगा तो कम मिलेगा। यानी अगर मान लीजिए आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, ऑप्टिमिस्टिक आदमी होता है तो बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक होता है कि साहब ये भी करना, ये भी करना, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। और जाहिर है अगर आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, है ना। ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कोई शख्स, कोई इंसान जो है पीपल वो पेसिमिस्टिक है, थोड़ा सा देखभाल के उससे चलता है, तो वो सोचेगा कि नहीं अभी कम है, शायद फ्यूचर में मुझे ज्यादा मिल जाए, तो वो लेस इन्वेस्टमेंट करेगा। और अगर इन्वेस्टमेंट कम होगा तो हमारी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, ठीक है। अच्छा, केन्स का जो कंजम्पशन फंक्शन है वो हम मान के चलते हैं कि शॉर्ट रन में कांस्टेंट रहता है। जो कंजम्पशन फंक्शन है हमारा, ये बेसिकली कंजम्पशन की डिपेंड होती है। ये जो हमारा कंजम्पशन डिमांड है जिससे हम कंजम्पशन फंक्शन निकालेंगे, केन्स कहते हैं कि ये कांस्टेंट रहता है। लेकिन केन्स ने कहा ये कांस्टेंट रहता है, सही है, लेकिन आप ये बात जहन में रखिए कि हमारा कंजम्पशन हर बार इंक्रीज करेगा अगर हमारी इनकम इंक्रीज करेगी, ठीक है। इसका मतलब जो डिमांड कर्व है वो हमारी एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड प्राइस को प्रेजेंट करता है डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, और ये भी कर्व हमारा इसी वजह से जाता अपवर्ड ही है, लेकिन दूसरे तरफ से जाता है। ये इस तरह जाएगा, ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई ये हो गई और ये एग्रीगेट डिमांड हो गई, ठीक है। ये हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बन गई। अब हमें बात करना है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आप देख रहे हैं, आ ही गया निकल के। मैं उसको थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं बस। अब हमें क्या निकालना है, इसको लिखना होगा आपको, इसलिए मैं वो उसकी हेडिंग लिख देता हूं, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम
लेवल ऑफ क्या निकालना है आप यहां पर, एम्प्लॉयमेंट। ये एम्प्लॉयमेंट किसके जरिए आप निकालना है, हम यहां पर क्या बेसिकली स्टडी कर रहे हैं, बाय इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, अब देखिए हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। शॉर्ट रन में हम ये कह के चल रहे हैं कि हम उस वक्त तक काम करते रहेंगे, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाते रहेंगे जब तक हमारा एग्रीगेट डिमांड प्राइस एग्रीगेट सप्लाई प्राइस से ज्यादा होगा। देखिए यहां कम है, अब ये बढ़ता चला जा रहा है ना, ये सप्लाई प्राइस है, ये डिमांड प्राइस है। जब तक ये हमारा ज्यादा है हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, और हम कहां रुकेंगे, हम रुकेंगे जब हमारा एग्रीगेट डिमांड प्राइस इक्वल हो जाएगा एग्रीगेट सप्लाई प्राइस के। और वो कहां पर हो रहा है हमारा, सोचिए अगर हम इसको ई कह दें, पॉइंट ई पर हमारा एग्रीगेट सप्लाई प्राइस और एग्रीगेट डिमांड प्राइस इक्वल हो रहे हैं। उससे पहले आप देखिए हर जगह हमारा जो सप्लाई प्राइस थे वो कम थे और जो डिमांड प्राइस थी वो ज्यादा थी, यानी हमारी कॉस्ट कम जा रही है। हम लेबर को जो हम एडिशनल लेबर को जो हम एम्प्लॉय करते जा रहे हैं उसमें हम दे कम रहे हैं, कमा ज्यादा रहे हैं। ठीक है, और जहां पर हम ये जब ई पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां पर ये दोनों चीजें इक्वल हो जाती हैं, इसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ इनडिफरेंस, या सिंपली हम उसको कहेंगे कि इक्विलिब्रियम पर हम पहुंच गए हैं। लेकिन अब हम बात करें कि साहब इस पॉइंट से आगे क्या होने वाला है, तो देखिए इस पॉइंट से आगे आप सिंपली देख लीजिए, अब आपका एग्रीगेट सप्लाई प्राइस बढ़ता चला जाएगा, डिमांड प्राइस यहां कांस्टेंट हो जाएगा। आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न फिर काम करेगा ना यहां पर। तो इसलिए इससे आगे अगर आप जाएंगे तो प्रोड्यूसर को, सारे एग्रीगेट सारे प्रोड्यूसर्स को बहुत ज्यादा लॉस है। क्योंकि अब उनको मिल इतना राय देना इतना पड़ रहा है। और अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो आप देखिए बस आपका एम्प्लॉयमेंट ही बढ़ता चला जाएगा, सप्लाई वहीं रहेगी, क्योंकि आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर पहुंच चुके हैं। अब आपकी कॉस्ट बढ़ेगी और जाहिर है ये इनकी इनकम भी बढ़ेगी तो प्रोडक्शन इन्फ्लेशन भी होगा। इस जगह पर अब जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो फिर से ये बात को सोचते हैं कि क्या एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू रखें या रोक दें, तो वो इस जगह पर जाकर रोक देते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। और ये जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है बेसिकली यही कहलाता है इफेक्टिव डिमांड। पूरा झंझट इसी के लिए था। ठीक है, ये हमारा इफेक्टिव डिमांड कहलाता है। यानी अब हमने एम्प्लॉयमेंट लेवल को डिटरमिन कर लिया विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव डिमांड। यानी अब ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो हमारी इफेक्टिव डिमांड है, यहां हम कह रहे हैं कि हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल फुल है। ठीक है, और यहां प्रोड्यूसर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, इसी को हम इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा। थोड़ी सी लेंदी है लेकिन इंटरेस्टिंग है। बस दिमाग में रखिए कि वो मॉडल ही काम करता है डिमांड एंड सप्लाई वाला। तो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस वीडियो में बताइए। थैंक यू सो मच।